हेलो विवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडु लर्निंग बाय निशा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के ऐसे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप KVS, NVS, DSSS, UGC नेट, UP PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई और स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ से आपसे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस में से कैसे क्वेश्चंस तैयार करने हैं, सही आंसर को आपने कैसे चूज करना है ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके इन क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछता है कि इनमें से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की कौन सी प्रॉपर्टी गलत है। तो आप जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, तो आपको बताना है इन चारों में से किस ऑप्शन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की प्रॉपर्टी जो है वो गलत है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होते हैं उसको हम हमेशा डिनोट करते हैं आर से। क्वेश्चन आ जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। ठीक है, बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो दो वेरिएबल्स के बीच के मूवमेंट को बताता है। यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो दो वेरिएबल्स के बीच के को मूवमेंट को बताता है। को मूवमेंट का मतलब है कि दो वेरिएबल्स एक साथ कैसे मूव करते हैं, यानी दोनों वेरिएबल में एक साथ कैसे चेंज आता है, वो चेंज कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बेसिकली सपोज इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दो वेरिएबल लिए, मैंने यहाँ पे वेरिएबल x लिया और एक वेरिएबल y लिया। तो यानी जब x और y वेरिएबल दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, दोनों में एक साथ चेंज आ रहा है। लेट सपोज x वेरिएबल को मैंने माना प्राइस और y को मैंने माना डिमांड। तो अब जानते हैं प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव होता है। जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, जब प्राइस कम होता है तो डिमांड यहाँ पर बढ़ जाती है। तो यानी प्राइस और डिमांड जो है वो एक साथ मूव कर रहे हैं। और कैसा रिलेशन हो रहा है यहाँ पे, कोरिलेशन कैसा है यहाँ पे, नेगेटिव है। ठीक है, तो यानी जब दो वेरिएबल एक साथ चेंज होते हैं, एक साथ मूव करते हैं, वो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। लेट सपोज मैंने एक तरफ प्राइस ली, एक तरफ सप्लाई ली, तो दोनों ही वेरिएबल एक साथ मूव करते हैं। आप जानते हैं प्राइस बढ़ता है, सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होता है, सप्लाई क्या होती है यहाँ पर, कम होती है। तो जब दो वेरिएबल एक साथ मूव करते हैं, उनके बीच के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं कोरिलेशन, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्मॉल आर से। अब देखिए, पहले ऑप्शन में कहता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप होता है वो सिमेट्रिक होता है। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, सिमेट्रिक का मतलब क्या है, सिमेट्रिक का सिंपल मतलब है कि सपोज एक x वेरिएबल हमने यहाँ लिया, एक y वेरिएबल हमने यहाँ लिया। सिमेट्री का मतलब है कि जैसे जैसे सपोज x वेरिएबल बढ़ रहा है वैसे वैसे y वेरिएबल भी बढ़ रहा है। यानी जितने प्रपोर्शन में चेंज, जितने प्रपोर्शन का चेंज x में हो रहा है उतने से ही चेंज अगर y में भी हो रहा है। तो आप देखोगे कैसा बनेगा ये डायग्राम, ऐसे बनेगा, यानी लीनियर बनेगा। ये क्या बता रहा है, जैसे जैसे जितने प्रपोर्शन से अगर 5-5 का चेंज x में आ रहा है, वैसे ही उसी तरीके से y में भी 5-5 का चेंज आ रहा है। तो ये है यहाँ पर डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कैसा है, सिमेट्रिक है। लेकिन कैसा है, +1 है। +1 मीन्स कि जैसे जैसे x वेरिएबल बढ़ रहा है वैसे वैसे y वेरिएबल क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे जैसे x के प्रपोर्शन में कम आएगा वैसे वैसे y का प्रपोर्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट इसी तरीके से ये ऐसे भी बन सकता है। इस ऐसे बनने का मतलब अभी भी स्टिल लीनियर है, अभी भी दोनों के बीच में जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है, सिमेट्रिक है। यानी यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। -1 का मतलब है कि अगर जितने प्रपोर्शन से x बढ़ रहा है उतने ही प्रपोर्शन से y क्या हो रहा है, कम हो रहा है, या जितने प्रपोर्शन से x कम हो रहा है उतने ही प्रपोर्शन से क्या हो रहा है, y बढ़ रहा है। यानी दो वेरिएबल्स के बीच में जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है वो सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन कहता है आर इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। तो आपको समझना होगा चेंज ऑफ ऑरिजिन का मतलब क्या होता है। चेंज ऑफ ऑरिजिन का मतलब होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी जब भी किसी वेरिएबल में हम एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, मतलब अगर किसी वेरिएबल के अंदर हम बार बार किसी वेरिएबल को हम एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन से बढ़ाएं या कांस्टेंट प्रोपोर्शन से कम करें, ठीक है, यानी कांस्टेंट नंबर ऐड करें या माइनस करें। स्केल का मतलब होता है जब किसी वेरिएबल के अंदर हम एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई करते हैं या उसको डिवाइड करते हैं। तो कहता है कि आर जो है वो चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं है। बेसिकली आप जानते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है ना तो वो ऑरिजिन से अफेक्टेड होता है ना ही वो स्केल से अफेक्टेड होता है, यानी वो दोनों से ही इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब है
कि अगर आप उस वेरिएबल में एक कांस्टेंट नंबर ऐड भी कर दे, चाहे सब्ट्रैक्ट कर दे या मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे, तो भी कोरिलेशन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यानी सिंपल सा है, कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होते हैं दोनों ही वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि कहता है इंडिपेंडेंट नहीं होते। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। हमें उसने हमसे क्या पूछा था, गलत ही पूछा था। जबकि थर्ड में कहता है आर लाई बिटवीन -1 एंड +1। आप जानते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज होती है, ये हमेशा -1 से +1 के बीच में लाई करता है। अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू -1 है तो हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, 0 है तो नो कोरिलेशन। इसके अलावा कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू अगर 0 से 0.25 के बीच में लाई करती है, प्लस है या माइनस है, प्लस है तो लो डिग्री पॉजिटिव, माइनस है तो लो डिग्री नेगेटिव। लेकिन अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0.25 से लेके 0.75 के बीच में लाई करते हैं तो हम बोलते हैं मिडल है। प्लस है तो मिडल पॉजिटिव और माइनस में है तो मिडल डिग्री नेगेटिव। और अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0.75 से लेके 1 के बीच में लाई करें, अगर पॉजिटिव में है तो हाई डिग्री पॉजिटिव और माइनस में है तो हाई डिग्री नेगेटिव। तो ये वाली बात भी क्या यहाँ पर सही है। और लास्ट ऑप्शन डी के कहता है कि आर जो है दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन होता है। बिल्कुल, दो रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं, एक होता है बी एक्स ऑन वाई और एक होता है बी वाई ऑन एक्स। दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट मिल जाता है। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी, आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ को याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली बात भी क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इनमें से कौन सा पोजिशनल एवरेज है। पोजिशनल एवरेज मीन जहाँ पर हम कुछ पर्टिकुलर वेरिएबल्स के बेसिस पे उसकी पोजीशन को बता देते हैं, यानी जहाँ पर हमें सारी वैल्यूज़ नहीं भी पता होते तो भी हम उसका आंसर बता पाते हैं, जो पोजीशन को बताते हैं। तो पोजिशनल एवरेज बेसिकली दो होते हैं, एक होता है मीडियन और एक होता है आप मोड। मीडियन में क्या करते हैं, जो भी आपके पास डेटा सेट होता है उसमें से मिडल मोस्ट वैल्यू बता के आप आंसर बता देते हो। भले आपको सारी वैल्यू नहीं पता फिर भी आप उसका मीडियन बता पाते हो। और मोड में भी क्या होता है, मोड में भी यही होता है कि जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है हम उसको मोड वैल्यू मान लेते हैं, बाकी वैल्यूज़ हमें पता हो या ना पता हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, मोड, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन आ जाता है कि मैथमेटिकल एवरेज कौन से है। तो आप जानते हैं मैथमेटिकल एवरेज मीन्स कि उसको आप सिर्फ तभी कैलकुलेट कर सकते हो जब आपको सारे वेरिएबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, यानी आप किसी भी एक वेरिएबल को भी नहीं छोड़ सकते हो, यानी जब वो सभी पूरे डेटा सेट पर लाई करता है, पूरे डेटा सेट पर डिपेंड करता है। तो मैथमेटिकल एवरेज क्या हो जाता है यहाँ पर, आपका मीन। मीन जो है, मीन को कैलकुलेट करने के लिए आपको सारी वैल्यूज़ को पता होना चाहिए। आपने अगर एक को भी स्किप कर दे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वहाँ पर गलत आ जाएगा। तो मीन की बात करें तो मीन एक मैथमेटिकल एवरेज है। और मीन आप जानते हैं 3 टाइप के होते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि हस्बैंड और वाइफ की एज के बीच में कैसा कोरिलेशन है। तो आप जानते हैं, देखो एज कम तो नहीं होगी समय के साथ, इंसान की एज समय के साथ क्या होती है, बढ़ती है। तो अगर हस्बैंड की एज बढ़ेगी तो ऑब्वियसली अगर हस्बैंड की एज बढ़ रही तो वाइफ की एज भी तो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पर दोनों कैसे हुए, दोनों के बीच में क्या था, सर रिलेशनशिप हुआ, पॉजिटिव हुआ। यानी अगर हस्बैंड की एज बढ़ेगी तो वाइफ की एज भी क्या होगी, यहाँ पर बढ़ेगी। या वाइफ की एज बढ़ रही है तो हस्बैंड की भी एज तो बढ़ ही रही है, तो दोनों में कैसा रिलेशनशिप है, यहाँ पर पॉजिटिव। कई बार ना ऐसे आपको रियल लाइफ के एग्जाम्पल देकर पूछ लेते हैं कि बताओ रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे सपोज उसने बोला कि माउंटेन की हाइट और टेम्परेचर में कैसा रिलेशनशिप है। अब तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे माउंटेन की हाइट बढ़ती रहती है, जैसे जैसे पहाड़ों में आप ऊपर ऊपर जाते रहते हैं, वैसे वैसे वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, कम होने लगता है, ठंड बढ़ने लगती है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि कार की स्पीड में और टाइम में कैसा रिलेशनशिप है। तो ऑब्वियसली जब आप कहीं ड्राइव करके जा रहे हैं तो आप जब कार की स्पीड बढ़ाते हैं तो आपको डेस्टिनेशन पर पहुंचने में टाइम क्या लगता है, कम लगता है, वहाँ जल्दी पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों में कैसा रिलेशनशिप हुआ, नेगेटिव हुआ। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। यानी जब दोनों में मूवमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो रिलेशनशिप कैसा होगा, नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर दोनों में मूवमेंट कैसी थी, सेम डायरेक्शन में थी, तो इसलिए कोरिलेशन क्या था, पॉजिटिव था। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ज़्यादातर जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है वो किस पर बेस्ड होती है। तो ज़्यादातर जो स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग की जाती है वो सेकेंडरी डेटा पे की जाती है, क्योंकि इसको करना आसान होता है, टाइम कम लगता है, एनर्जी कम लगती है, मैन पावर कम लगती है, खर्चा क्या होता है
कम लगता है। बेसिकली सेकेंडरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा को हम सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं। सेकेंडरी डेटा मीन्स वो डेटा जो ऑलरेडी कलेक्टेड है, वो डेटा जिसको ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया हुआ था, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पहले से ही अवेलेबल है और आप उसका यूज़ कर रहे हो। जैसे आपको कई बार प्रोजेक्ट बोला जाता है बनाने को, तो आपको वेबसाइट पे, न्यूज़पेपर में, बुक्स में, जर्नल्स में, मैगजीन्स में आपको जो डेटा मिल जाता है, उस टाइम पर वो डेटा कहलाता है आपका सेकेंडरी डेटा, ठीक है। जबकि इसका अपोजिट होता है प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है, यानी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पहले कहीं अवेलेबल नहीं है, रिसर्च खुद कलेक्ट करेगा, और जो यहाँ से डेटा आता है वो फर्स्ट हैंड डेटा होता है, यानी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बिल्कुल ओरिजिनल होती है, जो कहीं भी अवेलेबल नहीं होती है। बट इस टाइप की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ज़्यादातर प्राइमरी डेटा का यूज़ नहीं होता है ज़्यादातर। इसलिए एनालिसिस किस पर होती है, सेकेंडरी डेटा पे होती है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है प्री टेस्टिंग द क्वेश्चनर डजंट, यानी प्री टेस्टिंग द क्वेश्चनर। आप जानते हैं क्वेश्चनर क्या होता है? क्वेश्चनर एक बेसिकली जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं, यानी इन्वेस्टिगेटर बोले हम या फिर इंटरव्यूअर बोले, तो बेसिकली इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेट करने से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस को तैयार करता है। तो क्वेश्चनर क्या होता है? जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रखे जाते हैं। तो कह रहे हैं जब क्वेश्चनर तैयार किया जाता है तो क्वेश्चनर को पहले टेस्ट किया जाता है। इसको बोलते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब क्वेश्चनर को प्री टेस्टिंग किया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको बोलते हैं हम पायलट सर्वे। पायलट सर्वे मीन्स कि आपने क्वेश्चनर तैयार कर लिया, आपने बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए जो आपने फील्ड पे जाके लोगों से पूछने हैं। तो आप उसको सबसे पहले ऐसा नहीं करेंगे कि आपने क्वेश्चनर तैयार किया और आपने लोगों से जाके क्वेश्चनर को भरवाना शुरू किया, नहीं। सबसे पहले आप उस क्वेश्चनर को तैयार करने के बाद उसको एक छोटे से ग्रुप पे टेस्ट करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि सीबीएसई जब पेपर सीबीएसई का जब पेपर आता है तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को तैयार करने के बाद उसको एक छोटे से ग्रुप पे टेस्ट किया जाता है, ताकि उस क्वेश्चनर की गलतियाँ पता लग सके कि क्वेश्चनर में कुछ गलतियाँ तो नहीं हैं, क्वेश्चनर की कुछ ड्रॉबैक तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट गया, उस क्वेश्चन को फिल करने में कितना टाइम लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन मुश्किल है, कौन सा क्वेश्चन टफ है, कौन से क्वेश्चन पूछने चाहिए, कौन से नहीं पूछने चाहिए, वो सारी चीज़ें पता लग सके। तो कह रहा है जब क्वेश्चनर को प्री टेस्ट किया जाता है तो क्या नहीं होता। देखिए, पहला कहता है सिक्योर ग्रेटर कॉपरेशन ऑफ द इन्फॉर्मेंट। हाँ, जब हम क्वेश्चनर टेस्ट करते हैं पहले तो हमें पता लग जाता है कि जो सामने वाला इन्फॉर्मेंट है, यानी जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलनी है, क्या वो कॉपरेट करेगा नहीं करेगा। ऑब्वियसली अगर क्वेश्चनर में हमने उससे पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिए, मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछ लिए, तो वो नहीं करेगा, वो वहाँ पे कॉपरेट नहीं करेगा। तो हमें इससे ये पता लग जाता है। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, जिससे हमें बताना है कौन सा नहीं है। दूसरा, फाइंड ड्रॉबैक ऑफ द क्वेश्चनर। येस, हमें उस क्वेश्चनर की अगर कुछ गलतियाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं, तो हमें पता लग जाएंगी। तीसरा कहते हैं गेट एन आइडिया ऑफ नॉन रिस्पॉन्सिव क्वेश्चन। हमें इससे भी पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन का रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये वाली बात भी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कहता है कवर द पॉपुलेशन अल्टीमेटली टू बी सर्वेड। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हम कितनी पॉपुलेशन से सर्वे करने वाले, कितनी पॉपुलेशन से वो क्वेश्चनर फिल कराने वाला है। नहीं, बेसिकली हम क्वेश्चनर को टेस्टिंग के छोटे से ग्रुप पे कर रहे हैं, लेकिन जब हम एक्चुअल फील्ड में उसको लेके जाएंगे तो हम इस बड़े से ग्रुप पर करने वाले हैं। तो क्वेश्चनर को प्रायर टेस्ट करने से पहले हमें उससे ये नहीं पता लगता कि हम अल्टीमेटली कितनी पॉपुलेशन को सर्वेट करने वाले हैं, इसको कवर नहीं करता। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन अ सिंगुलर सेंस एज, यानी हम जानते हैं कि स्टार्ट्स सिंगुलर भी है और प्लूरल भी होता है। तो जब हम स्टार्ट्स की बात करते हैं इन अ सिंगुलर सेंस, तो हमें स्टार्ट्स क्या बताता है? तो स्टार्ट इन सिंगुलर सेंस का मतलब है कि जब हमें स्टार्ट्स में पता लगता है कि हम कौन कौन से मेथड्स और कौन कौन सी टेक्निक का यूज़ करें, यानी डेटा कलेक्ट स्टार्ट्स इन अ सिंगुलर सेंस का सिंपल रिलेशन किसके साथ है? मेथड्स और टेक्निक। यानी डेटा कलेक्ट करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स और कौन कौन से टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर प्रेजेंट करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो जब हम इसकी बात करें, हम बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स एज प्लूरल सेंस। तो स्टैटिस्टिक्स एज प्लूरल सेंस का सिंपल मतलब है किसके साथ है? इसका रिलेशन है मेथड और टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। ठीक, लेकिन इस तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? मेथड्स अप्लाइड टू द डेटा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए स्टार्ट्स एज प्लूरल सेंस, तो स्टार्ट्स एज प्लूरल सेंस का सिंपल मतलब है जो आपके पास न्यूमेरिकल फैक्ट्स आपने कलेक्ट किए हैं, जो न्यूमेरिकल डेटा आपने कलेक्ट किया है।
जो आपने न्यूमेरिकल डेटा या फैक्ट्स कलेक्ट किया है उसको बोलते हैं हम स्टैट्स एज प्लूरल सेंस, लेकिन उसको कलेक्ट करने के लिए जो हमने मेथड और टेक्निक लगाई है वो कहलाता है स्टैट्स एज सिंगुलर सेंस। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको अच्छे से तैयार करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इनमें से कौन सा मेथड है डेटा कलेक्टिंग का जिसका रिलेशन क्वेश्चंस के साथ है, जहाँ पर क्वेश्चंस को पूछा जाता है फेस टू फेस और उसके बाद क्या करा जाता है, फिल किया जाता है। यानी सामने वाले पर्सन से फेस टू फेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको फिल किया जाता है। किस मेथड में ऐसा होता है? तो देखिए, सबसे पहला हम इसको पहले ऑप्शन से समझते हैं। ऑप्शन कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में तो इंटरव्यूअर क्या करता है, इंटरव्यूअर से क्या करता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, यानी उसको पहले कंफर्टेबल फील कराता है और उससे फिर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी तरीके का क्वेश्चन वो फिल नहीं करता है। इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप रोड साइड कहीं जा रहे हैं और रोड साइड किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऑब्वियसली अगर जिसका एक्सीडेंट हुआ आप उससे नहीं पूछते वहाँ पे क्या हुआ, जो आसपास के लोग हैं जिन्होंने उसको देखा है आप उससे पूछते हो। तो आप लिख नहीं रहे हो, आप ओरली दूसरे पार्टी से, यानी जिसके साथ वो उससे नहीं पूछ रहे हो, जिसके बारे में जानना उससे नहीं पूछ रहे हो, आप किसी और व्यक्ति से दूसरे के बारे में पूछ रहे हो। आप इनडायरेक्टली पूछ रहे हो बट ओरली पूछ रहे हो, तो यहाँ पर भी फील्ड नहीं हो रहा है, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या होगा, गलत। थर्ड कहता है क्वेश्चनेयर। अब जब क्वेश्चनर की बात करते हैं तो क्वेश्चनर जो होता है वो, अब इसमें बोल रहा है कि क्वेश्चनर में भी क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे क्वेश्चन सामने वाले से फिल कराए जाते हैं। बट ध्यान रखिएगा, उसने पूछा है कि किस मेथड के अंदर फेस टू फेस सामने वाले से क्वेश्चन पूछ के भरे जाते हैं। तो क्वेश्चनर में जो क्वेश्चनर होता है वो खुद कौन भरता है, जिससे पूछे गया है, जो रिस्पॉन्डर है वो भरता है। जबकि पूछा गया है कि कौन खुद फिल करता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्केड्यूल। जो स्केड्यूल्स होते हैं उसको एनुमरेटर फिल करता है। बेसिकली जो इन्वेस्टिगेटर होता है जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो एक एक्सपर्टीज़ बंदे को, जिसको एक्सपर्ट है, जो स्पेशलाइज्ड है उस चीज़ के अंदर, उसको एज एन एनुमरेटर हायर करता है और फिर एनुमरेटर को बोलता है कि आप क्वेश्चनर लेकर जाओ और उस क्वेश्चनर को फिल करो। यानी आपने देखा होगा जब आसपास आप कहीं जाते हो तो बहुत सारे लोग आपके सामने सर्वे करने आते हैं, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं और आपके क्वेश्चन के आधार पर उस आंसर को उसके अंदर भरते रहते हैं। एक तरीका क्या कि उन्होंने आपको क्वेश्चनर दिया और आपको बोला भर के दे दो, वो है क्वेश्चनर। लेकिन अगर वो आपसे, उनके पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है और आपसे वो पूछ रहे हैं, पूछने के बाद वो खुद उसके अंदर फिल कर रहे हैं, तो वो कहलाता है स्केड्यूल। तो उसके अंदर ये पूछा गया, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इंडेक्स नंबर मेजर करता है। तो इंडेक्स नंबर क्या मेजर करता है? पहला, द इफेक्ट ऑफ चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यस, इंडेक्स नंबर मेजर करता है टाइम के हिसाब से, एरिया के हिसाब से जो है वो चीज़ें कैसे चेंज हो रही है उसके इफेक्ट को अफेक्ट करता है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यानी इंडेक्स नंबर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं इनमें से किस मेथड को हम आइडल इंडेक्स बोलते हैं? तो करेक्ट आंसर हो गया आपका फिशर। फिशर को हम बोलते हैं आइडल इंडेक्स नंबर। क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि बताओ फिशर को आइडल इंडेक्स क्यों बोला जाता है। तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फिशर को एक आइडल इंडेक्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि फिशर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो कई सारे टेस्ट को फुलफिल करता है। फिशर इंडेक्स ये है जो टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को फुलफिल करता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, जो फिशर इंडेक्स है वो लाशपेस और पाशेस मेथड का ज्योमेट्रिक मीन होता है। यानी जो लाशपेस मेथड और पाशेस का ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो वो क्या मिलता है, हमें फिशर मिलता है। ठीक है, तीसरा आपको ध्यान रखना है, जब भी हम फिशर इंडेक्स निकालते हैं तो आपने देखा होगा कि जो प्राइस और क्वांटिटी होती है वो हम बेस और करंट दोनों की लेते हैं। तो फिशर इंडेक्स को एक आइडल इंडेक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इकलौता यही टेस्ट है जो लाशपेस, जो बेसिकली जिसके अंदर लाशपेस और पाशेस दोनों का ज्योमेट्रिक मीन यूज़ होता है। साथ में इसी इंडेक्स के अंदर प्राइस और जो क्वांटिटी होती है वो बेस और करंट की भी होती है। साथ में यही इंडेक्स ऐसा है जो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को फुलफिल करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि कौन फर्स्ट, हु वाज द फर्स्ट टू यूज जर्मन वर्ड। इनमें से कौन थे पहले जिन्होंने जर्मन वर्ड, जर्मन में इसको लिखते हैं हम ऐसे, स्टैटिस्टिक का यूज़ किया था। तो आपको नाम याद रखना, उनका नाम था गॉटफ्रीड एचेनवॉल। गॉटफ्रीड एचेनवॉल थे जिन्होंने पहली बार स्टैटिस्टिक्स वर्ड, जिसको जर्मन में ऐसे लिखते हैं, इसका यूज़ किया था। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन पूछा था, और कब किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1749 में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपने इस तरीके से क्वेश्चंस को तैयार करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।